नमस्कार आप सभी का पॉलीचर्चा के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का सिंह। आज हम जुड़े हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने आईटी, डेटा प्रोसेसिंग और प्रशासन के क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव पाके अपना नाम इस क्षेत्र में कमाया है और राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोल्ड मेडल प्राप्त करके अपनी जर्नी को और इंस्पायरिंग बनाया है। हम स्वागत करते हैं राम अवतार सिंह सर का। सर, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं भी आपको वेलकम करता हूं कि आप मेरे पास आए और मुझे मौका दिया कि आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं अपनी लाइफ के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिना किसी देरी के हम सवालों से शुरू करेंगे। सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये था कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी? मतलब आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जब आपने ये सोचा कि आपको टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाना है और उसी में अपना काम करना है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका मैं आंसर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं जब मेरा बर्थ हुआ 1.5 साल के बाद मुझे पोलियो हो गया और जब मुझे पोलियो हुआ तो मेरे लिए बहुत बड़ा जर्नी डिफ़िकल्टी आई। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राम अवतार सिंह है। आई एम MSc मैथमेटिक्स, MCA, PGD से देन आई हैव मोर देन 25 year experience in IT. Delhi University is my 6th organizer. I had won the 3 national award in data processing advance. 3 बार मैंने इंटरनेशनल लेवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जापान, साउथ कोरिया और फ्रांस में। और जो भी मैंने किया है सर, ईश्वर की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद से, बेस्ट विशेष से अपने आप ही खुद किया है। क्योंकि आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, अहमदानगर विलेज पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और एक फार्मर का बच्चा रहा हूँ मैं। मतलब जो मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो एग्रीकल्चर का ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया हो। मैंने 40 फीट गहरे उतर के काम किया हुआ है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं गांव के क्षेत्र में, लेकिन मेरे टाइम पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन अपनी पढ़ाई को मैंने कंटिन्यू किया। प्राइमरी में पढ़ा, फिर हायर सेकेंडरी में गया, दूसरे गांव में जाता था, 12-14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लाइट की फैसिलिटी नहीं थी। जब मैं ग्रेजुएशन में आया, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी। किसान का काम मैं करता था, सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फादर को सपोर्ट करता था। जब मैं BSc तक मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट एक इच्छा थी कि IAS का नाम सुना था, IAS की इच्छा थी बनने की, वो जोश था। लेकिन जब MSc करते करते फादर कोमा में चले गए थे, फिर तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं अब IAS नहीं बन पाऊंगा क्योंकि फैमिली की जिम्मेदारी है, सारा कुछ टेक ओवर करना है। तो IAS के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। देन आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, क्योंकि मैं बैसाखी यूज़ करके चलता हूँ और ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है मुझे खड़ा होकर पढ़ाने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे साथी लोग सब असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे वहाँ पे जहाँ MSc किया मैंने। तो मैंने सोचा कि नहीं, कंप्यूटर मेरे लिए बेस्ट रहेगा, कंप्यूटर के फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ। और मैंने कंप्यूटर की शिकल जो है, फेस मॉनिटर जो है, MSc के बाद देखा था। और फिर बाद में अवार्ड भी मैंने कंप्यूटर में जीते। यानी कि आप ये लगाइए कि अगर किसी डिस्टेंस को किसी को कवर करना है, 14 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को, और वो बाद में जो स्टूडेंट कहें कि नहीं भी हमें उससे पहले पहुंचना है, तो हमसे 20 मिनट पहले चला गया है कवर करने के लिए, और उसके बाद हम कहेंगे नहीं 20 मिनट बाद हम चलते हैं, तो कितना दौड़ना पड़ेगा, कितनी तेज दौड़ना पड़ेगा, सेफली दौड़ना पड़ेगा ताकि उससे पहले पहुँच जाए। तो मेरे साथ जो क्लासमेट थे उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे, 2 स्टूडेंट जो ऑलरेडी 6ठी क्लास से कंप्यूटर पढ़ रहे थे, लेकिन मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। बट ये कि मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ूंगा। सर, गोल्ड मेडल जीतने से लेकर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम भी किया है। ऐसा कोई था आपके जीवन में जिसने आपको पूरी जर्नी में इंस्पायर किया हो, या एज अ मेंटोर किसी ने इंस्पायर किया हो? डेफिनेटली। देखो, एक सबसे बड़ा तो एक इच्छा शक्ति होती है। जब मन के अंदर ठान लेता है इंसान, तो फिर उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने बीड़ा उठाया तो पीछे गॉड हमारा सपोर्ट के लिए खड़ा होता है। और मेंटर की जहाँ तक बात करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद मेरे मेंटर हैं और जो भी मैंने उनके साहित्य को काफ़ी पढ़ा है। क्योंकि जब इंटर कॉलेज, जो आज मेरे गांव में इंटर कॉलेज है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज, अहमदानगर के अंदर। तो उस टाइम वो
10th क्लास में था, तो उस टाइम पे 12 जनवरी को वहाँ फंक्शन हुआ करते थे, तो मैं भी वहाँ जमीन पे बैठ करके उनके बारे में सुना करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनके बारे में पढ़ता रहा, क्योंकि अगर आज के टाइम में और स्वामी विवेकानंद होते तो इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। 39 की ईयर ओल्ड जिए वो, 1 महीना तो उनको शिप में लगता था यूएस पहुँचने में। उसके बावजूद तो उन्होंने इतना मतलब साइंस को, टेक्नोलॉजी को और अध्यात्म को जोड़ करके दिखाया बेसिकली। तो हमें क्या कि आजकल मॉडर्न भी बनना है, मॉडर्न के साथ साथ अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है हम सभी यूथ को। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं अपने यूथ को आगे बढ़ाऊं, आगे उस पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ। आपने अपने 25 साल आईटी सेक्टर में दिए हैं और इन 25 सालों में टेक्नोलॉजी बहुत बदली है, तो आप अपने आप को इस चेंज से अपडेटेड कैसे रखते हैं? बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा छठा ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले मैंने लगभग 10 साल एमएनसीज में काम किया है। मैंने 2 साल मैंने एनसीईआरटी में काम किया है, 1.5 साल में लखनऊ में रहा, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूएस का ऑफिस था वहाँ, केजीएमसी और जेएचयू का कोलैबोरेटिव ऑफिस, वहाँ इंफॉर्मेटिक का मैं हेड था। उसके बाद मैं एमएनसी में रहा 6.25 साल। तो सवाल ये कि समय के हिसाब से जब हमारी ज़रूरत होती है तो हमें टेक्नोलॉजी में अपने को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज हम पिछड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हर बच्चा व्हाट्सएप जानता है। आज से 15 साल पहले व्हाट्सएप के बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। तो आज हम बिना व्हाट्सएप के सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि कोई सिखाता नहीं है व्हाट्सएप को, एक छोटा सा बच्चा अपना आप ही सीख लेता है। और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ओबी के टाइम पे हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी टीचर को ऑनलाइन कॉपी चेक करनी नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती होगी, आईटी के सभी तो होते नहीं है। लेकिन जब जरूरत, कहते ना कि आवश्यकता ही जर्नी होती है, नीड जो हमारी, तो उसके हिसाब से हमें अपने अपग्रेड करना पड़ता है। सर, आपसे अगला सवाल है जो ऑनेस्टली सब जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर आप काम करते हैं, आपने डीयू में 14 साल काम किया है, क्या गवर्नमेंट आपको कहीं रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ इनोवेट करने से, या आपको वो एक प्रॉपर फ्रीडम देती है कि आप अपना कुछ नया ला सकें? कहीं रिस्ट्रिक्शंस आपको महसूस हुए हैं आज तक? नहीं, देखो, गवर्नमेंट कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करती, इवन प्राइवेट कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं करता। अगर आपका टैलेंट आपके अंदर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं तो कोई नहीं रोकेगा आपको। नेक्स्ट ये है कि मैं डीयू में कई सारे इनोवेटिव काम किए हैं। यूनिक पेपर कोड को जो डिजाइन किया है ये मैंने ही किया है, मेरा ही देना है, जो आप लोग सभी स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। ये टीचर डेटाबेस स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे आकर के, लॉ का किया, डिजी लॉकर को एस्टेब्लिश किया, और अभी आगे भी और करते रहेंगे। अभी तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा जस्ट सिलेक्शन हुआ डेपुटेशन बेसिस पे ICSSR में, तो होपफुली मैं नेक्स्ट वीक शायद वहाँ ज्वाइन कर जाऊँगा अथॉरिटी में। बट मेरा यही कोशिश है कि हर तरह से हमें यूथ को एम्पावर करना है और दबे कुछ लोगों को सपोर्ट देनी है, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का मतलब ही ये है एक्चुअली कि गरीब लोगों को सपोर्ट करना। दिल्ली का मोटो ये है कि हर किसी को साथ लेके चलना, मतलब जो पैसे वाला है उसको भी मौका मिलता है यहाँ पे, जो पैसा नहीं है उसको भी मौका मिलता है। तो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट तो हमेशा एनकरेज करती है, हाँ वो ठीक है, हम लीगल फ्रेमवर्क में हमें काम करना पड़ता है गवर्नमेंट सेक्टर में आकर के, ताकि लीगल फ्रेमवर्क को हम फॉलो करते चलें। आपने गोल्ड मेडल जीते हैं, कई जगह आपने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है, फ्रांस, कोरिया, जापान में। उस टाइम पे तो लोग आपको बहुत मतलब सलाम करते होंगे, आपको बहुत मानते होंगे, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्या आपके ऑफिस में आपको कोई एनवायरनमेंट मिल पाता है, या अभी भी आपको डीयू के दफ्तरों में अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपके टाइम से फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज नहीं हो पाती है? नहीं, जहाँ तक टाइम की बात है, देखो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन से चूल्हा चलता है, उसका परिवार चलता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का तो ऋण वो उतार ही नहीं सकता कभी भी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो जो हमारा बेस होल्डर है, यानी जो बेस स्टेक होल्डर है, वो हमारा स्टूडेंट है। हमारी कोशिश होती है कि चाहे टीचिंग में हो, एकेडमिक में हो, या नॉन टीचिंग में सपोर्ट में हो, तो स्टूडेंट सफ़र ना करे। तो बैरियर तो कहीं नहीं है, मतलब ये तो मानोगे तो तुम दुनिया भर की, जब किसी को नहीं करना तो 1000 ऑफ सपोर्ट दे दो, 1000 जॉब कर दो, तो भी कहेगा ये मुझे एक कमी रहेगी। जब इसको काम करना है तो उसे कुछ मत दो, तो वो तब भी वो कर सकता है इसको। तो
मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ मिले ना मिले मुझे करना है, तो मैं करता रहता हूँ, मैं चाहे मुझे कोई सपोर्ट हो या ना हो, डजंट मैटर। जैसे आप फ्रांस जा चुके हैं, कोरिया जा चुके हैं, जापान जा चुके हैं और आप एजुकेशन सिस्टम से हमेशा जुड़े रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से हमेशा जुड़े रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप वहाँ की डीयू में लाना चाहेंगे, या ऐसा कुछ जो डीयू को और इनोवेटिव और डेवलप कर सके? नहीं, नो डाउट, देखो डीयू अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। आज पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मुझे ईश्वर से ये प्रार्थना और उम्मीद भी है। सवाल ये कि अपग्रेड तो हमें करना ही पड़ेगा। अभी हमारे वीसी साहब या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे एकेडमिकली हो, चाहे करिकुलम रिवीजन का बात हो। तो पूरा गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि हम पूरे जो वर्ल्ड के हिसाब से उसके साथ खड़े हो सके। एनईपी एक उसका सक्सेसफुल उदाहरण है। तो गवर्नमेंट के प्रयास से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मतलब कम्प्लीटली एनईपी को एब्जॉर्व कर लिया है और वी आर मूविंग टुवार्ड्स द एनईपी, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप 10,000 से ज़्यादा पेपर कोड्स और टीचर्स का डेटा संभालते हैं, आपके ऊपर क्या किसी प्रकार का प्रेशर बना रहता है, या कुछ भी ऐसा महसूस होता है जब आपके ऊपर इतनी ज़्यादा और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जहाँ तक प्रेशर उसको नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, मैं ओबी के टाइम पे मैंने राउंड द ग्लोब यहाँ पे काम किया। मतलब कोर्ट में रिजल्ट जाने थे, वो लगभग 3.5-4 लाख कॉपियाँ चेक कराई विदाउट, उस टाइम पे कुछ भी सेक्शन नहीं था। फर्स्ट टाइम जब हमारा कोविड हुआ था, लेकिन हमारे डीयू सफल हुआ बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। तो प्रेशर के अंदर प्रेशर मानोगे तो प्रेशर है। जो मानने वाला वो 1 घंटे में प्रेशर मानेगा, नहीं मानने वाला 24 घंटे में काम करने के लिए तैयार होगा। तो ये तो हमारे माइंड सेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम किस तरह से प्रेशर मान रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ प्रॉब्लम्स ना हो, इश्यूज ना हो। इश्यूज को हमें मतलब सॉर्ट आउट करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। और वो मेरा कोशिश यही रहती है, ये प्रयास रहता है कि भाई इश्यूज को बढ़ा करके ना उसे घटाया जाए, ताकि मैक्सिमम काम कम से कम टाइम में निकाला जा सके। जी, हमने जितने भी आपके काम देखे हैं, आपका नाम हमेशा अकेले ही आया है, मोस्टली आपने सारे काम अकेले ही किए हैं। तो क्या हम इसे आपकी स्ट्रेंथ माने या सिस्टम में स्किल लोगों की कमी? नहीं, स्ट्रेंथ तो आप मान ही सकते हैं, तो मानना ही पड़ेगा। रही बात सिस्टम में लोगों की स्किल्स की कमी भी अभी है, नो डाउट। अभी क्योंकि हम एक ट्रांजिट फेज में हैं, बिल्कुल ही आईटी के इनोवेटिव क्षेत्र में हैं, मशीन लर्निंग के क्षेत्र में हैं। तो जो हमारे पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको हमें डेफिनेटली ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हों, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो या अदर स्टूडेंट्स हों, सो दैट वो क्षेत्र में उसको जो पूल है, जो कमियां हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको भरपाई की जा सके। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसको भरपाई करने की, और हमारा इंस्टीट्यूशन भी हर एक इंस्टीट्यूशन उस दिशा में काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जनरली ये सोचते हैं कि अगर वो टेक्नोलॉजी की साइड पे जा रहे हैं तो उनका क्रिएटिव माइंडसेट थोड़ा सा पीछे रह जाता है। लेकिन अगर हम आप पे आएँ तो आपने बहुत सारे रेडियो आर्टिकल्स लिखे हैं, रेडियो स्क्रिप्ट्स लिखी हैं। आपका सबसे महत्वपूर्ण काम स्वामी विवेकानंद पे हो रखा है। तो आप ये कैसे अपना क्रिएटिव साइड और एज वेल एज साइंस साइड को मैनेज कर पाते हैं? ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूँ कि राइट नाउ आई एम अबाउट 52। मेरी एज में बहुत कम लोग पीएचडी करना इंटरेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे चैलेंज है, फिजिकल चैलेंज भी है, ऑफिस के बहुत सारा काम है, फैमिली के इश्यूज हैं, फैमिली को भी केयर टेकिंग करना है। लेकिन ये अब मन में ठान लिया कि पीएचडी करना तो करना है। अब वो कि चाहे मुझे 4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना पड़े, और मैं कर भी रहा हूँ उसी डायरेक्शन में। तो जहाँ तक इश्यूज की बात है, वही मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपके आंसर दिया है कि भाई हम मानेंगे तो माइंडसेट का खेल है बस। अगर हम मानेंगे तो सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, नहीं मानेंगे तो चलेगा, हमें करना है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में करना है उसको बस। जी, आप हमेशा बिहाइंड द सीन्स काम करते हुए दिखे हैं। आपको जनरली लोग पहचान नहीं पाते या जान नहीं पाते हैं, तो आपको उस बारे में कैसा लगता है, कैसा फील होता है? क्योंकि आपका काम बहुत मुश्किल है, काम बहुत ही प्रेशर वाला है, एक तरह से बोल सकते हैं।
लेकिन स्टिल अगर आपको लोग रिकग्नाइज़ नहीं करते, वो रिकग्निशन नहीं मिलता है, क्योंकि इस जनरेशन में लोग रिकग्निशन के पीछे बहुत भागते हैं। तो लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सब जाने, उन्हें सब देखें। तो आप उनको क्या समझाना चाहेंगे? आपको कैसा लगता है उस बारे में? मैं उनको एक बात जरूर बताना चाहूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यही मेरा मोटो है जीवन का कि भाई जब हम किसी ट्री की जड़ में पानी देते हैं तो पत्तियों तक जाता है। अब अगर मैं यहाँ कोई रिजल्ट निकाला हूँ और उसका अवार्ड मैच नहीं हो रहा है और 100 स्टूडेंटों का अवार्ड मैच नहीं हो रहा है, व्हाटएवर द रीजन, और उसको करेक्ट करने, रोल नंबर ठीक करने में मुझे चाहे कितना एफर्ट लगाना पड़े, उस बच्चे को तो नहीं पता कि मैंने 100 बच्चों का यहाँ ठीक करा दिया, अवार्ड सेट करा दिया, अवार्ड उसको कंपाइल करके उसको मैच करा दिया। अगर वो अवार्ड मैच नहीं होता तो वो एब्सेंट लगता, दैट मीन्स वो बच्चा कितना डिस्टर्ब होता उस टाइम पे, कहाँ धक्के खाता, एप्लीकेशन लिखता, अटेंडेंस डिटेल लेके आता। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ 4 घंटे या 2 दिन भी मैं एफोर्ड लगा लूंगा और उन 100 बच्चों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मुझे अपने आप में इम्प्रूव करेगा। मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरा सर्वोपरि होता है एक्चुअली। अब ये है कि भाई बच्चे, मुझे कोई रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर ने सब सारी चीज़ अब दे रखी है। ये तो सेटिस्फेक्शन की बात है अपनी, कि भाई मुझे अपने को सेटिस्फेक्शन, कोई भी काम अगर मैं डिलीवर कर रहा हूँ कि वो सेटिस्फेक्शन के साथ होना चाहिए, उसकी क्वालिटी के साथ मेंटेन होना चाहिए। तो रिकॉग्नाइजेशन की जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया, रिकॉग्नाइजेशन मिले ना मिले, वो तो ईश्वर से मिलनी चाहिए रिकॉग्नाइजेशन ना। जो गॉड है हमारा, वो हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वो जब करता है, जब किसी भी मोड में, चाहे हम पॉपुलर होकर के काम करें या अनपॉपुलर होकर के काम करें, क्योंकि हमारी उसके प्रति आस्था है। वो तो हम कर्म तो करेंगे, वो कर्म करने के लिए तो प्रेरित वो ही कर रहा है ना, हम तो कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो हमारी आस्था उसके प्रति बनी हुई है और हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले ना मिले, डजेंट मैटर, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ड्यूटी करता रहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे काम करने का मौका मिला, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसा शायद कोई नहीं है अदर इंस्टीट्यूट्स। तो आप सक्सेस का एक परिणाम सेल्फ सेटिस्फैक्शन को भी मानते हैं? डेफिनेटली सेल्फ सेटिस्फेक्शन सर्वोपरि है मेरे लिए। आज भी, पहले भी था, जब मैं बचपन में बच्चा था तब भी था, किसान का काम करता था तब भी था, मजदूर का काम किया तब भी था, और आज मैं अफसर का काम कर रहा हूँ तब भी है। और ना मैं इस चीज़ को सोचता कि भाई समाज में हर किसी की इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो पियोन है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी है। अगर वो हमारे यहाँ सफाई नहीं करेगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो हमें उसका भी रिगार्ड इतना ही करना चाहिए जितना हम एक अधिकारी का करते हैं। जी, आप इतना सब कुछ संभालते हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, आप कुछ ना कुछ, कोई तो हॉबी होगी जिसको आप हमेशा फॉलो करते होंगे ताकि आप अपना स्ट्रेस रिलीव कर सकें। क्या आप स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखो, मेरी हॉबी ये है कि जो मैं बच्चों की साइकोलॉजी समझूं, क्योंकि मैं बच्चों, कई सौ बच्चों को DU में आने के लिए गाइडेंस दे चुका हूँ, और कई सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, सफल हुए हैं, DRDO में साइंटिस्ट बने हैं। तो मैं ये प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि मेरा टॉपिक भी PhD का यही है, प्रिडिक्शन का, कि भाई बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेगा तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, अगर उसकी वीक रहेगी तो किस कारण से रहेगी। तो मेरा एक संदेश भी ये है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे यूथ के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर गाइडेंस का बहुत बड़ा अभाव है। बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसका साथी अगर MBA कर रहा है तो वो कहेगा नहीं मैं भी MBA करूँगा, लेकिन वास्तव में कहाँ उसको जॉब मिलेगी, क्या फ़ायदा MBA करने का होगा, क्यों करेगा वो MBA, क्या उसका उतना जो बर्डन है, जो फीस का बर्डन, उसकी फैमिली इसको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसके फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या है। तो सारे पैरामीटर के हिसाब से हमें एनालाइज करके बच्चों के सामने रखना चाहिए। तो मेरा जो अपना परसेप्शन है अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, बच्चों को अभी गाइडेंस का बहुत अभाव है, मोटिवेशन का, गाइडेंस का, और वो गैप अगर हमारे इंस्टीट्यूशन कवर नहीं करेंगे तो हम बच्चों को, अपने यूथ को, आने वाली जनरेशन को सही डायरेक्शन शायद नहीं दे पाएंगे। आजकल की यूथ पैशन की तरफ बहुत भागती है और वो अपने प्रैक्टिकल पैरामीटर्स को ध्यान में नहीं रख पाती। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट पैशन भी एक जरूरी होता है, लेकिन पैशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। मतलब कोई यूथ अगर सिगरेट पी रहा है खड़ा होकर के और वो कहेगा नहीं ये सिगरेट पी रहा तो मैं भी सिगरेट पीऊँ, तो कोई पैशन नहीं कहलाएगा वो। बात ये है कि जो हमारी संस्कृति है इतनी महान है, भारतीय संस्कृति की जो इसकी बात करें, मैं जापान में गया तो वहाँ स्पेशल रिगार्ड उन्होंने किया
हमारी इंडियन टीम का। वो क्यों किया? क्योंकि वो इसलिए कर रहे थे, मैंने कई लोगों से वहाँ डिस्कस किया कि भाई ये बहुत इंडियन कल्चर बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है, बिकॉज दे लाइक आवर कल्चर। हमारा यूथ अगर हमारी कल्चर का बेस, हमारी कल्चर जो हमारे यूथ का बेस है, अगर हम अपने बेस को भूल जाएंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें बेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा तो अपना मानना ये है कि यूथ को हमें बेस याद दिलाना चाहिए, और जब बेस याद रहेगा, भले आज मुझे बेस अपना याद है एग्रीकल्चर, तो मैं सबसे पहले, मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन सबसे पहले मजदूर के बच्चे पे कंसंट्रेट करता हूँ, किसान के बच्चे पे कंसंट्रेट करता हूँ। सर हम इससे अपना ये पॉलिचर्चा का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। एक आखिरी शिक्षा जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें। स्टूडेंट को तो यही मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले बड़ों का रिकॉर्ड करना जरूर सीखें। अगर बड़ों की बेस्ट विशेष नहीं मिलेंगे हमें, तो वो एड्रेस से शक्ति होती है, तो शायद हम दिशाहीन हो सकते हैं। जो बड़ों का, उनकी बातों को मानिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन साथ में पूछता हूँ कि कोई आपसे कहें मैं कि भाई हम बड़ों का रिगार्ड क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है, क्यों करते हैं रिगार्ड? क्योंकि हमारे रूट्स हमारे बड़ों से जुड़े हुए हैं। एक ये तो कारण है ही। हम उससे कई बार उससे नॉलेज भी ज़्यादा है उस बंदे से, हमारे जो लोग हैं बड़े, उनसे नॉलेज भी ज़्यादा है, हम पढ़ भी लिख के ज़्यादा गए, कमा भी अच्छा रहे हैं उससे एक्सपीरियंस। लेकिन उसको चाहे हमसे एक दिन बड़ा ही क्यों ना से, कई बार हमसे एक दिन बड़ा, लेकिन हम फिर भी रिगार्ड उसका करते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसको जीने का एक्सपीरियंस हमसे एक दिन ज़्यादा है, हमसे एक दिन पहले वो संसार के अंदर आया है, तो हम उसको रिगार्ड देते हैं। तो दैट इज रीजन कि हम बड़ों का सम्मान करें, उनसे शिक्षा लें, और अपना जो आधुनिक शिक्षा है उसके साथ कोलैबोरेट करें, उसमें जो बेस्ट निकल के उसको लाइफ में यूज करो, समाज को दें, सीखें और सिखाएं, ये मोटो होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।